वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज की कहानी है कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी की। ये कहानी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड में मौजूद किसी रहस्यमयी और अत्यधिक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमिनन से जुड़े किसी ब्लैक होल की नहीं, बल्कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़े एक बेहद अनफॉर्चुनेट इवेंट की है। अगर कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस की माने तो ये इवेंट भारत के इतिहास पर एक धब्बे जैसा था। वो क्यों? चलिए देखते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया और इस दौरान उन लोगों ने भारतवर्ष के लोगों को बुरी तरह बेहाल किया। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बंगाल के एक राजा नवाब सिराजुद्दौला ने उल्टा अंग्रेज सिपाहियों के साथ एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया। जी हां, और इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि इंग्लैंड के स्कूल का हर एक बच्चा भारत से जुड़ी कुछ और बात जानता हो या ना जानता हो, लेकिन ये 3 चीजें जरूर जानता है, जिसमें पहली थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, दूसरी थी बैटल ऑफ प्लासी और तीसरी इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 की क्रांति। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय इतिहास का कितना अहम हिस्सा थी। और तो और ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास का रुख बदलने वाले बैटल ऑफ प्लासी को जन्म देने वाले इमीडिएट कारणों में ये ब्लैक होल ट्रेजेडी मुख्य रूप से शामिल थी। बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा इवेंट था जिसने आधुनिक भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया। इसी बैटल के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या थी ये ट्रेजेडी। असल में आखिर क्या कहानी थी इस ब्लैक होल त्रासदी की? इसके पीछे का कारण क्या था? इसको अंजाम देने वाले राजा सिराजुद्दौला ने ऐसा आखिर क्यों किया? ऐसी नौबत आखिर क्यों आ गई? क्या 1756 में वाकई उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की एक काल कोठरी में डालकर निर्दयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया था? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ फोर्ट विलियम केम इनटू एग्जिस्टेंस। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि 17वीं सेंचुरी तक भारत की धरती पर यूरोपियन पावर्स का आगमन हो चुका था। उधर यूरोप में 1740s में हुए वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के बाद ब्रिटिश और फ्रांस के बीच की लड़ाई धरती के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। इंडिया भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। यहां पर भी ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक फियर्स कॉम्पिटिशन जारी था। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था। असल शक्ति केवल क्षेत्रीय राजाओं के हाथों में ही रह गई थी। उसी तरह बंगाल तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा होते हुए भी अब एक आजाद प्रांत के रूप में उभर रहा था। लेकिन बंगाल उस समय भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस था। इसकी वजह से सभी यूरोपियन पावर्स बंगाल पर अपना कब्जा जमाना चाहती थीं। इस दौरान अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य सुरक्षित करने के लिए बंगाल में जगह जगह मिलिट्री डिफेंस सिस्टम बिल्ड करने शुरू कर दिए। इन्हीं में से एक फोर्ट था फोर्ट विलियम, जो 1690 तक बनकर तैयार हो गया था। फोर्ट विलियम हुगली नदी के तट पर बना एक आर्किटेक्चरल मार्वल था। इसका नाम इंग्लैंड के किंग विलियम III के नाम पर पड़ा। हालांकि ये कलकत्ता के वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स में से एक है, लेकिन यही फोर्ट ब्लैक होल ट्रेजेडी और बैटल ऑफ प्लासी जैसे भारतीय इतिहास के कुछ इन्फेमस इवेंट्स की साइट बना। फिर जैसे जैसे वो बंगाल में विस्तृत होते गए, उनकी नीयत में बदलाव आना शुरू हो गया, क्योंकि बंगाल उस समय इंडिया का रिचेस्ट और रिसोर्सफुल स्टेट था। पूरे भारत में होने वाले ट्रेड में अकेले बंगाल का 60% योगदान था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए छोटे छोटे प्रांतों के राजाओं को महंगे तोहफे देकर या फिर पीस ट्रीटीज के थ्रू उनके साथ डील कर लिया करते थे। तो इस तरह इन रूलर्स को भर भर के पैसा मिल जाया करता था और ब्रिटिशर्स को बिना किसी रोक टोक के ये एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड करने की आजादी। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेहिसाब तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही थी और इसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ रहा था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और बिजनेस पर। जमींदार, मर्चेंट्स, लैंडलॉर्ड्स सभी ब्रिटिशर्स की गतिविधियों से नाखुश थे, क्योंकि उन्हीं के राज्य में आकर उन्हीं का सारा प्रॉफिट तो ब्रिटिशर्स लूट कर ले जा रहे थे।
इसके अलावा बंगाल की लगभग 20 मिलियन लोगों की वास्ट पॉपुलेशन, जिनको एक स्मॉल मुस्लिम एलीट रूल किया करते थे, वो भी ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे। सिराजुद्दौला's एक्सेशन टू थ्रोन। ऐसे माहौल में 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और बंगाल की गद्दी पर 21 साल के एक यंग, स्ट्रांग और डायनामिक रूलर सिराजुद्दौला का आगमन होता है। नवाब सिराजुद्दौला को शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स के कारनामों के ऊपर शक होने लगा था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनको मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजों से सवाल जवाब करना शुरू किया। हालांकि अंग्रेजों का कहना था कि वो तो केवल अपनी कंपनीज की सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ये जान चुके थे कि ब्रिटिशर्स का मकसद केवल ट्रेड और उससे मिलने वाला प्रॉफिट ही नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे इन फोर्ट्स में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्थापित कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला इनसे बहुत नाराज थे। इसके दो कारण थे। पहला तो ये कि ये कंपनीज अब अपने प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा उनको नहीं दे रही थी, और दूसरा ये कि वो अब धीरे धीरे अपने पांव जमाकर राजाओं से उनका पॉलिटिकल कंट्रोल छीनने की भी तैयारी में थे, जिससे इन राजाओं की सॉवरेंटी पर खतरा बढ़ता जा रहा था। ऊपर से कर्नाटक वॉर में ब्रिटिशर्स की जीत के बाद सिराजुद्दौला का शक यकीन में बदलता जा रहा था, लेकिन ये होने देना सिराजुद्दौला को गवारा नहीं था। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कैलकाटा के गवर्नर को एक अल्टीमेटम पास किया कि इन कंपनीज के द्वारा किए जा रहे फोर्टिफिकेशन पर पाबंदी लगाई जाए। हालांकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के आदेश मानकर रुक गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यह बात नहीं मानी और अपनी किलेबंदी चालू रखी। बस फिर क्या था, सिराजुद्दौला इससे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अब ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने की ठानी। इवेंट्स लीडिंग टू द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए सिराजुद्दौला ने अपनी सेना तैयार की और 16 जून 1756 को कैलकाटा पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि उनकी सेना में 50,000 से भी ज्यादा पैदल सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपें शामिल थी, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को आसानी से कुचल सकती थी। खैर, 16 जून को नवाब अपनी सेना के साथ कैलकाटा पहुंचे और उन्होंने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। जब अंग्रेजों को लगने लगा कि उनकी हार निश्चित है, तब गवर्नर जॉन डेरिक अपने कमांडर, काउंसिल के सभी सदस्यों, महिलाओं और बच्चों के साथ हुगली नदी पर खड़ी एक बोट में बैठकर बच निकले। उन्होंने जॉन हॉलवेल के नेतृत्व में अपने 170 सैनिकों की टुकड़ी को किले की रक्षा करने के लिए वहीं छोड़ दिया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला की आर्मी ने फोर्ट विलियम की दीवारों को तोड़कर फोर्ट के अंदर हमला कर दिया। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट के बीचों बीच अपना दरबार लगाया। वहां उन्होंने 2 घोषणाएं की। पहली तो ये कि कैलकाटा का नाम बदलकर अलीनगर रखा जा रहा है, और दूसरा, राजा मानिकचंद को किले का रक्षक घोषित किया गया। ब्रिटिश वॉर क्रिमिनल J.Z. हॉलवेल ने अपने एक आर्टिकल इंटरेस्टिंग इवेंट्स रिलेटेड टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल में बाद में लिखा कि उस दिन उनके हाथ बांधकर उनको नवाब के सामने पेश किया गया। नवाब ने उनके हाथ खोलने का आदेश दिया और उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी न किए जाने का वादा किया। साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई। उसके बाद नवाब वहां से उठकर एक अंग्रेज के घर में आराम करने चले गए। नवाब के जाने के बाद उनके सैनिकों ने अंग्रेज कैदियों के साथ नियंत्रित लूटपाट करनी शुरू कर दी। हालांकि अब तक उन्होंने अंग्रेजों के साथ ज्यादा टॉर्चर नहीं किया, लेकिन शाम होते होते उनका व्यवहार बदल गया। असल में एक अंग्रेज कैदी ने शराब के नशे में अपनी पिस्टल से नवाब के एक सैनिक को मार दिया। जब इस बात की शिकायत नवाब के पास पहुंची तो वो बहुत गुस्सा हुए। इसके बाद नवाब के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि इतने सारे अंग्रेजी कैदियों को रात भर खुले में छोड़ना खतरनाक होगा, इसलिए उनको कैदियों को रखे जाने वाली कोठरी में डाल दिया जाना चाहिए। ये कोठरी फोर्ट विलियम के बेसमेंट में मौजूद थी। इसी कोठरी का नाम ब्लैक होल पड़ा। बस फिर क्या था, नवाब ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। वहां मौजूद 170 कैदियों को बिना किसी चीज का लिहाज किए एक 18 बाय 14 फीट की कोठरी में डाल दिया गया। उसमें केवल 2 खिड़कियां थीं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोठरी सिर्फ 3 या 4 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस रात इसमें 170 कैदियों को ठूंस दिया गया। जून के महीने की वो रात शायद साल की सबसे गर्म और उमस भरी रात थी।
ऐसे में बिना खाना, पानी और हवा के उस कोठरी में इतने सारे बंदियों को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखा गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कोठरी के अंदर की हालत क्या रही होगी। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि जिन सैनिकों को इन कैदियों की निगरानी के लिए छोड़ा गया था, उनमें से किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो सो रहे नवाब को जाकर उठाएं और उनका हाल सुना पाएं। जब अगली सुबह सिराजुद्दौला को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने उस कोठरी को खोलने का आदेश दिया। बताया जाता है कि जब उस ब्लैक होल का दरवाजा खोला गया, तब 170 कैदियों में से सिर्फ 23 कैदी ही बहुत बुरी हालत में जिंदा वापस आए। बाकी सभी कैदियों ने गर्मी में दम घुटने की वजह से अपना दम वहीं तोड़ दिया। जिस J.Z. हॉलवेल का कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था, वो भी इस ब्लैक होल से बचकर वापस आने वाले 23 कैदियों में से एक थे। इसके बाद सभी मरे हुए कैदियों को वहीं पास में बिना किसी रस्म रिवाज के एक साथ दफना दिया गया और इसी इंसिडेंट को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना गया। रियलिटी और मिथ। दोस्तों, यहां एक बात गौर करने वाली यह है कि इस पूरी ट्रेजेडी का हॉलवेल द्वारा दिया गया विवरण कई हिस्टोरियंस नकार चुके हैं। उनका मानना है कि असल में इन कैदियों की संख्या बहुत कम थी और मरने वाले कैदियों की संख्या तो उससे भी ज्यादा कम। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हॉलवेल के विवरण में जिन लोगों को मरा हुआ दिखाया गया, वो असल में उस दिन नहीं मारे गए थे, बल्कि वो इस इवेंट के आगे पीछे हुई लड़ाइयों में मारे गए थे। तो हॉलवेल के अकाउंट्स में मरने वालों का विवरण पूरी तरह सच नहीं था, बल्कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। उस तरह एक और हिस्टोरियन विंसेंट ए स्मिथ ने अपनी किताब ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लियर टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 में लिखा है कि यह घटना हुई जरूर थी, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से सिराजुद्दौला नहीं थे, बल्कि इन कैदियों पर नजर रखने का जिम्मा उन्होंने अपने सैनिकों पर छोड़ दिया था। उनको इस तरह ब्लैक होल में ठूस कर मारने का आदेश उन्होंने अपने मुंह से नहीं दिया था, लेकिन मौजूदा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बात भी सच है कि इस घटना के बाद उन्होंने अपने किसी भी सैनिक को इस जुर्म के लिए ना तो कोई सजा दी और ना ही कभी कोई दुख प्रकट किया। इसके अलावा कई हिस्टोरियंस ये तक भी कहते हैं कि ये पूरा का पूरा इवेंट एक मिथ के अलावा और कुछ नहीं था। जी हां, वो कहते हैं कि ये अफवाह अंग्रेजों के द्वारा ही उड़ाई गई थी, जिससे कि उनको बंगाल पर हमला करने का बहाना मिल जाए, क्योंकि जैसे ही इस इंसिडेंट की खबर ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स इंग्लैंड तक पहुंची, वैसे ही वो लोग आग बबूला हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद हर अंग्रेज के सीने में बदले की भावना भड़क रही थी। वो सिराजुद्दौला से इस हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे। इसी के रिस्पॉन्स में रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव ने जनवरी 1757 में वापस कैलकाटा को अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी लड़ाई को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। और ये तो हम जानते ही हैं कैसे इस लड़ाई में अंग्रेजों ने कूटनीतिक षड्यंत्र रचा और सिराजुद्दौला की आर्मी के कमांडर को लालच देकर अपने गुट में शामिल कर लिया। और ये बगावत देखने के बाद सिराजुद्दौला बैटलफील्ड छोड़कर मुर्शिदाबाद भाग गए, जहां उनको मार दिया गया। तो सच भले ही जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इसी ब्लैक होल इंसिडेंट का सहारा लेते हुए अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य के विस्तारवाद को जायज ठहराया और यही इंसिडेंट बैटल ऑफ प्लासी का एक ट्रिगर पॉइंट बना, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। और इसी के बाद ब्रिटिशर्स ने अगले 200 साल तक भारत पर पूर्ण रूप से राज किया। आई होप आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी और अपनी राय, सजेशंस प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।